नमस्कार। आज हम एक सवाल से शुरुआत करते हैं जो हमारे सोचने के तरीके को चुनौती देता है। क्या हम वाकई इस ग्रह के मालिक हैं या फिर हम एक बहुत बड़े अनदेखे ऑर्केस्ट्रा का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा हैं? तो चलिए जरा गहराई में उतरकर देखते हैं इस भूमिगत सिम्फनी को। और ये सवाल सच कहूँ तो हमारी पूरी सोच को हिलाकर रख देता है। हम सब सतह पर चलते हैं, रोशनी और तरक्की के पीछे भागते हैं और अक्सर ये मान लेते हैं कि हम ही इस दुनिया के केंद्र में हैं। लेकिन असल कहानी पता है कहाँ चल रही है? हमारी नजरों से दूर, जमीन के ठीक नीचे। ये दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। एक तरफ हम हैं जो खुद को प्रकृति का राजा समझते हैं, और दूसरी तरफ एक और नजरिया है कि हम तो एक बहुत बड़े ऑर्केस्ट्रा का सिर्फ एक छोटा सा सुर हैं। तो आज हम इसी दूसरी कहानी की पड़ताल करेंगे जो शायद ज्यादा सच्ची है। तो सारी गड़बड़ यहीं से शुरू होती है। हमारा सारा फोकस उस दुनिया पर है जो हमें दिखती है ना, जो रोशनी में है। और इसी चक्कर में हम उस जबरदस्त ज्ञान को बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं जो अंधेरे में हमारी आंखों से दूर छिपा बैठा है। और ये जो बात है ना, ये सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। मतलब असली खेल तो ऊपर चल ही नहीं रहा है, वो तो जमीन के नीचे हो रहा है। तो चलिए फिर अपनी नजरें जरा नीचे घुमाते हैं और कोशिश करते हैं इस छिपी हुई दुनिया को समझने की। तो इस छिपी हुई दुनिया को समझने के लिए चलिए पृथ्वी को 3 लेवल्स में बांट कर देखते हैं। ये एक ऐसा मॉडल है जो हमें बताता है कि जिंदगी सिर्फ सतह पर नहीं है, बल्कि कई लेयर्स में बंटी हुई है। तो एक एक करके इन परतों को खोलते हैं। सबसे ऊपर तो आ गए बादल, जो सब कुछ फैलाते हैं और एटमॉस्फेयर में कनेक्शन बनाते हैं। फिर आती है बीच की लेयर, यानी सतह, जहां हम रहते हैं, जहां पेड़ पौधे रोशनी से खाना बनाते हैं और जहां हमें ज्यादातर जिंदगी दिखती है। और फिर सबसे नीचे है वो दुनिया जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, भूमिगत दुनिया। यही तो असली नींव है, एक बहुत बड़ा अनदेखा बेस। और अब जो आंकड़ा आने वाला है वो सच में दिमाग हिला देगा। जमीन के नीचे पूरी सतह के मुकाबले पता है कितना? 1000 गुना ज्यादा जीवन है। 1000 गुना। सोचिए जरा, ये एक इतनी बड़ी अनदेखी दुनिया है जो असल में हमारे होने की वजह है। तो चलिए अब मिलते हैं इस अंडरग्राउंड दुनिया के असली हीरोज से। ये वो गुमनाम वर्कर्स हैं जो पर्दे के पीछे से सारा काम करते हैं ताकि ऊपर सतह पर जिंदगी फल फूल सके। और मजे की बात ये है कि ये हीरो अकेले काम नहीं करते, एक पूरी टीम है। छोटे छोटे माइक्रोब्स कचरे को खाद बना देते हैं, केंचुए मिट्टी में हवा भरते हैं, उससे और भी ज्यादा उपजाऊ बनाते हैं। और जो बीटल्स होते हैं वो सड़ी गली चीजों को पौधों के लिए ब्लैक गोल्ड में बदल देते हैं। मतलब क्या कमाल का टीम वर्क है। और ये कनेक्शन, ये जुड़ाव और भी ज्यादा गहरा है। जरा वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में सोचिए। हाँ, ये प्रकृति का अपना इंटरनेट है। ये फंगस का एक ऐसा जबरदस्त अंडरग्राउंड नेटवर्क है जो पेड़ पौधों की जड़ों को आपस में जोड़ता है। और इसके जरिए वो पानी, न्यूट्रिएंट्स, यहाँ तक कि खतरे के सिग्नल भी एक दूसरे को भेजते हैं। है ना कमाल का कोऑपरेशन? तो ठीक है, हमने ये तो देख लिया कि इस अंडरग्राउंड दुनिया में कौन कौन रहता है। पर अब सवाल ये उठता है कि ये सब कुछ इतने परफेक्शन के साथ काम कैसे करता है। चलिए अब उन नियमों और पैटर्न्स को समझने की कोशिश करते हैं जो इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं। इसे ऐसे समझिए, जब हम समंदर को देखते हैं तो लहरें ऊपर से कितनी बेतरतीब लगती हैं, है ना? लेकिन असल में गहराई में एक छिपा हुआ ऑर्डर होता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे पानी की एक बूंद एक परफेक्ट हेक्सागोन यानी षटकोण का आकार लेती है। ये नेचर का सबसे एफिशिएंट पैटर्न है। मतलब ऊपर से जो केओस या अराजकता दिखती है, उसके नीचे एक जबरदस्त डिजाइन छिपा होता है। तो पूरी जिंदगी को हम 3 मेन रोल्स में देख सकते हैं। पहले हैं कंज्यूमर्स यानी जानवर, जो प्रोड्यूसर्स यानी पेड़ पौधों को खाते हैं। फिर जब कंज्यूमर्स मर जाते हैं तो आते हैं डीकम्पोजर्स, जैसे माइक्रोब्स और केचुए। ये उन्हें वापस मिट्टी में मिला देते हैं, जो फिर से प्रोड्यूसर्स के लिए खाना बन जाती है। देखिए, ये एक परफेक्ट सेल्फ सस्टेनिंग साइकिल है, कुछ भी बेकार नहीं जाता। तो अब जब हम नेचर के इन सिद्धांतों को थोड़ा बहुत समझ गए हैं, तो असली सवाल सामने आता है, क्या हम इन सबकों को अपने भविष्य के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या हम टेक्नोलॉजी और नेचर के बीच एक बैलेंस, एक तालमेल बिठा सकते हैं? और यहीं पर एक बहुत ही कह सकते हैं क्रांतिकारी आइडिया आता है।
सोचिए क्या हो अगर हमारा पूरा इकोनॉमिक सिस्टम पैसे पे नहीं बल्कि हमारे इकोलॉजिकल इम्पैक्ट पर आधारित हो। मतलब किसी की दौलत इस बात से नापी जाए कि उसने पर्यावरण के लिए कितना अच्छा काम किया है। और ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है, इसके असली उदाहरण भी हो सकते हैं। मान लीजिए कोई ऐसी फार्मिंग करता है जिससे मिट्टी की सेहत सुधरती है तो उसे कार्बन क्रेडिट्स मिले, या कोई ऐसा काम करे जो केंचुओं के लिए अच्छा हो तो उसे बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट्स दिए जाएं। ये एक तरीका है नेचर के साथ मिलकर काम करने वालों को रिवॉर्ड देने का। और सच पूछिए तो यही सबसे बड़ी बात है। हमें ये शासक या रूलर वाली मानसिकता छोड़नी होगी और इसकी जगह हमें एक समझदार पार्टनर बनना होगा। हमें प्रकृति के साथ रहना सीखना होगा, उसके एक हिस्से की तरह, न कि उसके ऊपर बैठकर हुक्म चलाना। तो आखिर में सवाल बस यही रह जाता है कि हम प्रकृति के किस छिपे हुए लेवल को अपनाना चाहेंगे। क्या हम सतह से नीचे झांकने की हिम्मत करेंगे और इस अंडरग्राउंड सिम्फनी में अपनी असली जगह को पहचानेंगे? क्योंकि यही चुनाव तय करेगा कि हमारा भविष्य कैसा होगा। इस पर सोचने के लिए शुक्रिया।